मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव और उनकी गवर्निंग बॉडी इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो जैसा आपको पता होगा कि इंडिया का जो ग्रेट पोलिंग स्टेशन होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है ईवीएम, नंबर 2 वीवीपैट और जो थर्ड वन होता है पोलिंग स्टाफ। तो ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, इनका जो स्टेजेस हैं जिसमें इनकी तैयारियां चल रही हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये अपनी एडवांस स्टेजेस पे हैं और इसके जस्ट बाद ये रेडी होंगे इलेक्शन की वोटिंग के लिए। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो भी अपनी तैयारियां ज़ोर शोरों से कर रहा है और उन्होंने अपनी तैयारियों में ये इंक्लूड किया है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनका वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है और जो अपडेट्स से रिलेटेड थी वो भी अपडेट्स हो चुकी हैं। और जो इन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन स्टाफ है वो देश के कोने कोने में जहाँ पर भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ पर पहुँचाना शुरू कर दिया है, ताकि जो भी तैयारियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से उनका निरीक्षण किया जा सके। और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन के 3 प्रमुख पर्सनालिटीज़ हैं, इनका नाम मिस्टर राजीव कुमार है, मिस्टर अनूप पांडे और मिस्टर अरुण गोयल। तो इन तीनों ने ये फैसला किया है कि जनवरी 2024 में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही ये निरीक्षण करेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का स्टेट बाय स्टेट, ताकि वो चेक कर सकें कि इनकी तैयारियां, जो इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं वो किस स्तर पर हो रही हैं और यहाँ पर कुछ भी करप्शन और फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज़ को एलिमिनेट करा जा सके। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि वो निरीक्षण 2024 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जो कि सबसे बड़े कंपोनेंट हैं इस इलेक्शन के, किसी भी इलेक्शन के जो वोटिंग के लिए सबसे पहले उपलब्ध होना चाहिए, वो है ईवीएम और वीवीपैट। तो जो 2024 है उसमें सिर्फ भारत के लिहाज से ही नहीं, पूरे विश्व स्तर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर होने जा रहा है, क्योंकि भारत में तो चुनाव होंगे ही होंगे और यहाँ पर भी गवर्नमेंट बनेगी, जो हमारे लिए सबसे बेहतर होगी वही गवर्नमेंट चुनी जाएगी। और इसके अलावा भी कई देशों में, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर लेबर पार्टी जो है वो फिर से एक उभरती पार्टी दिख रही है और वहाँ के चुनाव साल के एंड में होने जा रहे हैं और वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा कि वहाँ पर कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करना चाहें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वहाँ पर भी चुनाव होने जा रहे हैं, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी एक बार फिर से एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट होने जा रही है। I will prevent and very easily World War III, very easily. और वहाँ पर काफ़ी आशंकाएं हैं कि जो चुनाव हैं वो काफ़ी करप्ट भी हो सकते हैं और वायलेंट भी हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ना हो तो शायद वहाँ पर भी ऐसी तैयारियाँ होंगी जिससे वहाँ के चुनाव भी एज अ सक्सेसफुल इलेक्शन हो सकें, बन सकें। अगर हम तीसरी और बात करें और तीसरे देश की बात करें जो हमारी लिस्ट में है, वो है रशिया। रशिया बहुत ही हमारे देश का बहुत ही बड़ा दोस्त है, बहुत ही बड़ा मित्र है और वहाँ पे जैसा कि हम सबको पता है, एज़ यूजुअल वहाँ पर पुतिन सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उनको हराना काफ़ी मुश्किल है। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि वहाँ पर पुतिन की ही विक्ट्री मोस्ट प्रोबेबली होगी, सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी के साथ। Также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам. सबसे बड़ी दावेदारी उन्हीं की होगी, लेकिन फिर भी वहाँ के चुनाव भी हम चाहेंगे कि एक इंटरेस्टिंग हो और उनके अपोजिट एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अवेलेबल हो। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के साइड। वहाँ पर भी 2024 में बहुत ही महत्वपूर्ण 9 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं, जो कि 9 देशों में होने जा रहे हैं और ये स्टार्ट होंगे पुर्तगाल से और एंड होगा फिनलैंड पर। तो यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से यूरोप का जो लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, किस तरीके से शेप लेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर हम बात करें रिमेनिंग 2 जो देश हमारी लिस्ट में हैं, वो हमारे पड़ोसी ही हैं जस्ट लाइक रशिया, और वो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। और यहाँ पर भी जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ही नोटोरियस कंट्री है जहाँ पर करप्शन और वायलेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। हाल ही में हमने देखा कि इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ क्या हुआ। हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं और किस तरीके से वहाँ का लैंडस्केप है। और बांग्लादेश की भी बात करें तो बांग्लादेश भी कुछ ज़्यादा इतना
सोफिस्टिकेटेड कंट्री नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ये जो साल 2024 का आने वाला है, यहाँ के जितने भी इलेक्शंस हों, इंक्लूडिंग आवर वेरी ओन लोकसभा इलेक्शन, वो सब बड़े अच्छे से हों। तो आशा करते हैं ये चुनाव बहुत अच्छे से होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पोलिंग मेथोडोलॉजी की। जो भी इन चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट जो भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं और जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हमेशा सवालिया निशान होते हैं, हमेशा ग्लोबल टॉकिंग पॉइंट होता है। कहीं पर भी चुनाव हो, लोगों को हमेशा ये संशय और डाउट होता है कि क्या ये चुनाव सही तरीके से हुए, जनता के हित में हुए, जनता के हित में नहीं हुए। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अपने भारत को एग्जाम्पल बनाकर। तो हमारा जो भारत है, वहाँ पर आपको पता होगा कि चुनाव जो हैं वो एक सिंगुलर चुनाव होते हैं, और जो सबसे बड़े 3 पैरामीटर हैं जिनके बेस पे ये चुनाव कंडक्ट किए जाते हैं, एज़ यूजुअल जो 2 मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं ईवीएम और वीवीपैट, और जो थर्ड वन है वो इंटरनेट फ्री होता है। तो इससे इन तीनों पैरामीटर्स के बेस पे जब हमारे देश में चुनाव होता है, तो ये होता है कि जो सबसे बड़े 2 ईविल कंपोनेंट होते हैं किसी भी चुनाव के लिए, जहाँ पर दादागिरी, गुंडागिरी और ये डिफरेंट फैक्टर्स प्ले करते हैं रोल चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए या लोगों के पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर उन दोनों को हटाने में बहुत मदद करते हैं। और वो 2 जो ईविल कंपोनेंट हैं वो हैं पोल वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग। तो इन दोनों, आपको पता ही होगा, इन दोनों कंपोनेंट से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है चुनाव के रिजल्ट्स में। इसलिए इन तीनों को मिलाकर जो मैंने बात करी, ईवीएम, वीवीपैट और इंटरनेट फ्री इलेक्शन, जहां पर कोई भी मैनिपुलेशन अवेलेबल नहीं होगा और पॉसिबिलिटी एब्सोल्यूट नील होगी, तो इसकी वजह से जो ये 2 ईविल कंपोनेंट्स हैं कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आशा करते हैं इस बार 2024 के चुनाव में भी जो ये ईविल कंपोनेंट्स हैं वो हमको देखने कहीं नहीं मिलेंगे, और बहुत ही कड़े तरीके से इनकी सिक्योरिटी पे वर्क किया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं ईवीएम और वीवीपैट से रिलेटेड कुछ 2019 के चुनाव के आंकड़ों के ऊपर। तो जो 2019 का चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बहुमत के साथ जीती थी सेकंड टाइम, तो उसमें क्या हुआ था कि जो हमारी 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं हमारे देश के लोकसभा के, उन सीटों पर और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज पर 673 पार्टियों ने चुनाव लड़े थे, और उन्होंने अपने डिफरेंट 8054 प्रत्याशी और उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनके लिए तकरीबन 9.25 करोड़ भारतीयों ने वोट डाला था। और जो इसका टर्नआउट था वो अराउंड 67% टर्नआउट था, जो लोग अपने घर से निकलकर वोट डालने के लिए गए थे। तो इन वोटरों के लिए जो वोट डालने के लिए गए थे, अराउंड 9.25 करोड़ लोग, इनके लिए सरकार ने 10.5 लाख के आसपास पोलिंग स्टेशंस उपलब्ध कराए थे, इंस्टॉल किए गए थे। और जो ये चुनाव हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा अर्धसैनिक तैनात किए गए थे, और 20 लाख से ज़्यादा स्टेट ऑफिशियल्स को भी असाइन किया गया था, ताकि ये चुनाव स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके। और अब हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में जो सर्वेज हुए हैं उनसे ये प्रेडिक्ट होता है कि आने वाले समय में और 2024 से जो शुरुआत चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो 10-10.5 लाख के आसपास पोलिंग स्टेशन असाइन हुए थे उन 19 के लोकसभा चुनावों के लिए, उसकी जो रेट है वो 14% बढ़ जाएगी। मतलब 10.5 लाख से तकरीबन बढ़कर ये 12 लाख के आसपास ये क्वांटिटी पहुंच जाएगी पोलिंग स्टेशन की। और ये इसलिए हो रहा है, ये इतना जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो इसीलिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी फर्स्ट टाइम वोटर्स की, जो कि फर्स्ट टाइम 18 साल के होंगे और जो वोट डालने के लायक होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने ये जो पोलिंग स्टेशन इंस्टॉलेशन ज़्यादा किया है वो इसीलिए किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग ब्लड है, जो हमारा यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनको अट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो अपना वोट, जो सबसे कीमती चीज़ है एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, वो है वोट ऑफ अ सिटीज़न, तो वो न्यू कमर्स को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को वोट डालने के लिए अट्रैक्शन देना चाहते हैं। और हमारे 2023 के बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने हमें बताया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तकरीबन 1900 करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया जाएगा, ताकि ये सारे ईवीएम, वीवीपैट्स और सारी तैयारियां और जो ये डिवाइस हैं इन सबको परचेज़ किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल लेवल पर चुनाव कंडक्ट किया जा सके। और 2021 के प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स और एडिशनल जो बाइंग ऑर्डर्स होते हैं जो सरकार के द्वारा फरवरी 2023 में इशू किया गया था, उसमें उन्होंने तकरीबन 30 लाख बैलेट यूनिट, 22 लाख के आसपास कंट्रोल यूनिट और 24 लाख के आसपास
वीवीपैट परचेस करने के ऑर्डर्स दिए थे। तो ताकि ये जो हम इंक्रीमेंट देख रहे हैं 10.5 लाख से 12 लाख, तो ये इसीलिए ऑर्डर दिए गए थे कि ताकि ये 12 लाख जो यूनिट पोलिंग स्टेशन इंस्टॉल कराए जाने हैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो सके। और ईवीएम अपने इस सक्सेसफुल कैंपेन को अंजाम देने के लिए अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट करके ही ये वर्क कर रही है, ताकि ये जो भी पोलिंग स्टेशन इंस्टॉल हो रहे हैं एडिशनली तकरीबन 2 लाख के आसपास, इनमें भी सिक्योरिटी जो डिप्लॉयमेंट है बहुत अच्छा हो सके। और इसके पीछे एक कारण भी है, वो कारण ये है कि दशकों से हमारे देश में ये चुनाव पद्धति चली आ रही है जिसमें हम ईवीएम और वीवीपैट यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा जो इलेक्टेड एंड इलेक्ट आउट गवर्नमेंट होती है, जो लोग जीतते हैं जो लोग हारते हैं, उनको हमेशा ये कहीं ना कहीं डाउट होता है कि यहाँ पर टेम्परिंग और फ्रॉड और करप्शन की कहीं ना कहीं स्मेल आती है। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना जो सिक्योरिटी है वो हमें बहुत इस साल और 2024 के चुनाव में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा हुआ है, और होपफुली ये सिक्योरिटी हमें हेल्प करेगी चुनाव को सही तरीके से कंडक्ट कराने में। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि है कश्मीर का इंतज़ार कब ख़त्म होगा। सो द थर्ड पॉइंट इज़ वेटिंग फॉर कश्मीर। तो आपको पता होगा कि 2018 से जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी सरकार नहीं है, और जो हमारा भूतपूर्व राज्य है उसको विभाजित इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, और जो वहाँ पर जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको सीमांतरित कर दिया गया है, और वहाँ पर जितने भी पोलिंग स्टेशंस होंगे वो उन सब को रैशनलाइज किया जा चुका है, ताकि सही तरीके से वहाँ पर चुनाव कंडक्ट हो सकें। और जो हमारा एपेक्स कोर्ट है उसने वहाँ पर तकरीबन सितंबर 30 जो विंडो उन्हें डेट दी है, डेडलाइन डेट दी है वहाँ पर चुनाव कंडक्ट कराने के लिए, तो जो हमारा एपेक्स कोर्ट है उसने वहाँ पर सितंबर 30 को चुनाव कंडक्ट कराने के लिए डेट असाइन की है इलेक्शन कमीशन के लिए। तो यहाँ पर 2 सिनेरियोज़ बनते हैं, या तो सितंबर 30 की डेट को मद्देनज़र रखते हुए या तो चुनाव जस्ट पैरेलली आफ्टर लोकसभा चुनाव हो सकते हैं जो कि मई में हो सकते हैं, या फिर अगर फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये है जो पिछले 7 और 6 असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में होता आ रहा है कि सितंबर से अक्टूबर की विंडो में चुनाव होंगे। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इतने सालों बाद जम्मू एंड कश्मीर का माहौल क्या है और चुनाव किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से एक लैंडस्केप वहाँ पर बनता है। होपफुली वहाँ पर भी हमें एक सशक्त सरकार देखने को मिलेगी। और वहाँ पर जो सबसे बड़ा एक की एस्पेक्ट है जो रोल प्ले करेगा वो है अर्बनाइज्ड यूथ, कि इसका मतलब ये है कि वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है वो अर्बनाइज्ड हो चुका है, शहरी हो चुका है। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो अपना वोट कास्ट करते हैं, और वहाँ पर भी अगेन जो हमने पहले डिस्कस किया था वीडियो में कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन आफ्टर दिस लॉन्ग ईयर्स उन वोटर्स को अट्रैक्ट करती है कि आपके लिए हम एक अच्छा बेहतर ऑप्शन अवेल कर रहे हैं, आप वोटिंग कीजिए। तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन होगा कि वहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होगी इलेक्शन कमीशन की। और अगर हम बात करें अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यूथ एंड अर्बन, अगेन जो ऐसा कि मैंने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि आफ्टर 5 ईयर्स वहाँ पर जो यूथ की सोच है वो अर्बनाइज हो चुकी है, और हमें पता नहीं है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी वर्किंग बॉडी से, वर्किंग गवर्नमेंट से, जो कि वो उन्हें गवर्न करेगी। तो वहीं पर यहाँ पर भी अगर हम भारतीय एज अ भारत देखें, नॉट जम्मू एंड कश्मीर नाउ, तो यंग एंड अर्बन थिंग का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और जो जनसंख्या है भारत की, आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा यूथ ही है जो इस देश में एज अ अलाइव पॉपुलेशन हो रही है, रह रही है। तो सबसे बड़ा रोल जो अब के आने वाले चुनाव में, नॉट ओनली 2024, जब इसके बाद भी जो चुनाव होंगे वहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स और यूथ का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। तो एक सर्वे के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर 20 से जो 59 साल का रेंज है, एज ग्रुप का जो रेशियो है और ग्रुप है, सेक्टर है, उसमें जो 2021 में जो उनका रेशियो था, पॉपुलेशन रेशियो, वो 54.3% था। और ये अनुमानित है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रेशियो बढ़कर 54.3% से बढ़कर 57% हो जाएगा 2036 तक। तो इसमें भी यही अनुमान हम गैस कर सकते हैं, इससे ये निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर भी जो यूथ को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटजीज़ होगी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट हो सके।
अर्बन से भी और रूरल एरिया से बोथ, क्योंकि यूथ जो है वो दोनों जगह मौजूद होती है, गांव में भी और शहरों में भी। तो इसी के मद्देनज़र हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मिस्टर राजीव कुमार, उन्होंने अपना एक एक्सप्रेशन दिया था, एक बात रखी थी कि जितने भी रूरल अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो टर्नआउट है बहुत कम है। और इस चीज़ को उन्होंने प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल रखा कि जो हाल ही में चुनाव हुए थे हमारे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में, तो यहाँ पर जो टर्नआउट था, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया था, वो टर्नआउट बहुत ही ज़्यादा कम था एज़ पर एक्सपेक्टेशन। तो ये बहुत बड़ा एक बिल्डिंग ब्लॉक है एज अ इलेक्शन कमीशन कि उनके लिए ये बहुत बड़ी एक वीकनेस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट नहीं पा रहे हैं जो उनको एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश उसमें पार्टिसिपेट करे। तो होपफुली कि जो ये गैप है यूथ, अर्बनाइज्ड यूथ के बीच में और इलेक्शन कमीशन के बीच में और एज अ वोटिंग सिटीज़न, वो ये कम कर पाएंगे और अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजी डिप्लॉयड होगी, जो हमें विश्वास है इलेक्शन कमीशन करेगा। क्योंकि हर साल दर साल हमारे देश में विकास इलेक्शन कमीशन की तरफ से एज अ वोटिंग सिटीज़न और वोटिंग बोर्ड, गवर्निंग बॉडी, ये दोनों कम होते जा रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो इस पर वर्कआउट ज़रूर करेगी। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, जो है मनी एंड मसल पावर। तो जो हमारे इंडियन इलेक्शन हैं, आपको पता ही होगा, इतने घोटाले और इतने स्कैम हम देखते हैं बड़े बड़े राजनेताओं से और छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। बच्चा बच्चा जानता है कि करप्शन कितना बड़ा रोल प्ले करता है और पावर कितना बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे लोगों के पर्सपेक्टिव और चुनाव के रिज़ल्ट इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हाल ही में इसको, जो ये मेरा पॉइंट है, इसको मैं प्रूफ करने के लिए एक सर्वे जो है हुआ था उसको सामने रखना चाहूँगा आपके, कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें तकरीबन 3500 करोड़ के ड्रग्स, लिक्वर, अल्कोहल और फ्रीबीज और कैश बरामद हुए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और ये बहुत ही एक काइंड ऑफ शर्मनाक बात थी कि इतने बड़े लेवल पर जब चुनाव होते हैं तो ये करप्शन आखिरकार होता कैसे है और इसके देख रेख क्यों नहीं रखी जाती है। तो होपफुली इलेक्शन कमीशन इसके बारे में कुछ एक्शंस लेगा ताकि इस चीज़ को सप्रेस किया जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि चुनाव को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, लोगों के ओपिनियंस को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। क्योंकि अगर आप शराब, पैसे और ड्रग्स से किसी के ओपिनियन को खरीद सकते हैं तो ये बहुत ही दुखद बात है राष्ट्र के लिए कि लोगों की सोच इससे इन्फ्लुएंस होती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो 2019 का मैंने आंकड़ा बताया आपको, 3500 करोड़ का जो ये करप्शन और एक फ्रॉड हुआ था, वहीं जो अभी रिसेंटली 5 चुनाव हुए हैं, असेंबली पोल इलेक्शंस हुए हैं जिसमें 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें ये आंकड़ा ऑलरेडी 1760 करोड़ का था। जो 2018 से अगर हम इन राज्यों को कंपेयर करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये जो चुनाव थे राजस्थान के, इसमें जो 2018 में था यही करप्शन का अमाउंट से 10 गुना ज़्यादा अमाउंट है, ये 1760 करोड़ जो मैंने आपको बताया। तो अगर 5 राज्यों का 1760 करोड़, तो आप सोच सकते हैं लोकसभा चुनाव में ये अमाउंट कहाँ पहुँचेगा। इवन 3500 करोड़ आपको ये छोटा लगेगा अगर आप इसे 2019 के चुनाव के घोटाले के अमाउंट से कंपेयर करें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे इलेक्शन कमीशन के लिए कि ये कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। और जो सेकंड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम मनी एंड मसल पावर, वो है सेल फोन्स। क्योंकि पहले जो चुनाव की प्रक्रिया हुआ करती थी, प्रमोशन हुआ करते थे, वो रोड टू रोड कैंपेन हुआ करते थे, रैलीज़ हुआ करती थी और डिबेट्स हुआ करते थे। लेकिन अब इन सबसे पहले ही, और हमारे राजनेताओं के घर से और उनके दफ्तर से और उनके जो भी उनके ऑफिसेस हैं उनसे पैर रखने के पहले ही मार्केटिंग हो जाती है और कई फेक न्यूज़ फैल जाती हैं और मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो डीप फेक नैरेटिव्स हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड आउट होते हैं लोगों के बीच में, और अगेन एज अ रिज़ल्ट लोगों के ओपिनियंस और लोगों के जो भी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। और इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होता है कि चुनाव भी बहुत बड़े तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो इस चीज़ को सप्रेस करने के लिए इलेक्शन कमीशन हमेशा अपने एक्शंस को इम्प्रूव करने में लगा होता है और होपफुली वो इस चीज़ को आने वाले चुनाव में सप्रेस कर पाएंगे।
और रिसेंटली इस चीज़ को देखते हुए जो कंप्लेंट हुई थी कि ये चीज़ बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं मनी एंड मसल पावर, तो इलेक्शन कमीशन और एस प्लस मोबाइल ऑल्सो, तो ये जो डीप फेक नैरेटिव्स का जो चलता है जिससे लोगों को गलत चीज़ों को एज अ फैक्ट प्रेजेंट किया जाता है और इससे भी लोगों के ओपिनियन बहुत अफेक्ट होते हैं। तो 2023 में चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को रेड फ्लैग कर दिया था कि ये जो डीप फेक नैरेटिव्स हैं जो डिसरप्ट करते हैं लोगों के ओपिनियंस को और हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको, तो इसको इन्होंने जो सोशल हमारे मोगल्स हैं और जो सोशल कंपनीज़ हैं उससे इन्होंने मदद मांगी थी कि इन सब डीप फेक नैरेटिव्स को कम्प्लीटली सप्रेस किया जा सके ताकि हमारे देश के चुनाव बहुत सही स्तर पर हो सकें और भी बेहतर स्तर पर हो सकें जिससे हो चुके हैं और उन लेवल से भी ऊपर लेवल पर हम अपने चुनाव को कंडक्ट करा सकें। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी मैंने पॉइंट रखे हैं आपको इससे कुछ अगर मिला हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी एक समझ हो किस स्तर पर इलेक्शन कमीशन हमारा वर्क कर रहा है इस प्रोसेस को सुधारने में और चुनाव को सही से सही और बेहतर से बेहतर लेवल पे कंडक्ट कराने के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।